अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नईम मसूद एक्सक्लूसिव टॉक के साथ। और आज हमारे साथ जो हस्ती हैं जिनसे हम आपको मिलाएंगे, वाकई आपको लगेगा कि इट्स अ एक्सक्लूसिव टॉक। मैं अक्सर थोड़ा सा ही तारफ, मामूली सा इंट्रो, आप समझ जाएंगे। मैं इनके हवाले से अक्सर कहा करता हूं कि पंजाब के अढ़ाई अच्छे मिनिस्टर्स में से अगर कोई सालम अच्छा मिनिस्टर देखना हो अपने काम, कारकर्दगी और दिलचस्पी की बुनियाद पे, तो वो है राजा यासिर हुमायूं सरफराज। राजा यासिर हुमायूं सरफराज के पास जो कलमदान है वो हायर एजुकेशन है। हमारे तमाम कॉलेजेस, हमारे तमाम पंजाब के बोर्ड्स और तमाम यूनिवर्सिटियों के ये प्रो चांसलर भी हैं। 18वीं तरमीम के बाद दोस्तों आपको मालूम है कि जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर होते हैं वो प्रो चांसलर भी हुआ करते हैं। लेकिन करेंगे एजुकेशन की बात, ज़्यादा बातें हम इनके साथ सियासत पे करेंगे। पुराना सियासी खानवादा है। तो अस्सलाम वालेकुम राजा यासिर हुमायूं सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर एचिसन कॉलेज से पढ़ना, फिर बाहर दियारे गैर में चले जाना, फिर उनकी एजुकेशन देखना और फिर अचानक दिल में जज्बा लेके आ जाना कि वो जो पग बुजुर्गों थी के पास थी, सियासी पग, उसको फिर सर पे सजाना है। अब क्या खाली सियासत करनी है या मिशनरी सियासत के जज्बे के साथ आए हैं? देखिए जी, मैंने तो पॉलिटिक्स ज्वाइन ही एक मिशनरी ज़ील के तहत ही की थी सर। और जो आमतौर पे लोग पॉलिटिक्स में अब स्पेशली जो नए आ रहे हैं उनमें अक्सरियत, तो मैं सबकी तो बात नहीं कर सकता, ज़ाहिर है मुख्तलिफ जनरलाइज अब करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिसने MPA बनना हो या MNA बनना हो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मुझे चौधर मिल जाए इलाके की। जनरली जिसके पास पैसा आ जाता है वो कहता है मैं MP MNA बन जाऊँ। ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने चौधरी हैं अपने इलाके के, उनका भी यही ख्याल है कि हुकूमत में रहने से बरकरार रहे। लेकिन हमारी जो फैमिली है उसने, मेरे दादा ने बड़ा सोच समझ के पॉलिटिक्स को अलविदा का। अच्छा। लगातार 29 साल नुमाइंदगी करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जिस तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जा रही है उसमें अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा और बचा के रखना शायद मुश्किल हो जाए। तो इससे बेहतर है कि आपने बहरहाल जवाब अपनी आखिरत में जाके खुद ही देना है। तो आप पब्लिक वेलफेयर करते करते अपनी आखिरत ख़राब ना कर बैठे, क्योंकि पॉलिटिक्स के कुछ लवाजमात ऐसे हैं। तो ये लॉजिक यूज़ करके उन्होंने पॉलिटिक्स को खैराबाद कहा था और मेरे वालिद ने भी इसलिए ज्वाइन नहीं की। ऑल तो हमारी ज़ाहिर है फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली बहुत सारे लोग सियासत कर रहे हैं, करते हैं, शायद ये लॉजिक भी बाय नहीं करते, उनका अपना लॉजिक। अच्छा, इसका मतलब है, मुझे जो लगा कि आप फिर सियासत में इसलिए आए, इस शाहरा पे इसलिए आ गए कि चलिए कुछ अच्छे लोगों को भी होना चाहिए, सियासत को हवा के दोष पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो बहरहाल वेलकम टू पॉलिटिक्स। लेकिन आपने जो कलमदान लिया राजा साहब, जो वजारत ली, मैं तो उसे हसास तरीन मामला समझता हूँ। इंजॉय कर रहे हैं? देखिए, इन्जॉय तो आप कतन नहीं कह सकते कि इन्जॉय करो। हाँ, एक सेटिस्फेक्शन का फैक्टर ये ज़रूर है कि इतना बुरी तरह बिगड़ा हुआ डिपार्टमेंट था और निगलेक्टेड डिपार्टमेंट था कि इसमें जो भी आप करेंगे, कुछ भी करेंगे तो बेहतरी होगी। जब मैं शुरू में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और मेरा ख्वाहिश भी यही थी कि मैं एजुकेशन ही लूँ, तो मेरा ये ख्याल था कि शायद लोगों ने कोशिश की हो और फिर इसका ये हाल हुआ हो। लेकिन मुझे जब ज्वाइन करने के बाद ये पता चला कि किसी ने कोशिश ही नहीं की, निगलेक्टेड है, तो फिर मुझे एक ये ज़रूर उसमें फ़ील हुआ कि अगर कुछ किए करेंगे तो बेहतरी ज़रूर होगी। राजा साहब, आपके पास एक और भी तो वजारत का कलमदान है। मैंने जी प्रेफर तो किया था टूरिज़म, बल्कि जब मैं सूबाई असेंबली का तो मैंने टिकट अप्लाई नहीं किया था, तो MNA का मैं कैंडिडेट था। जब किसी वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पार्टी ने डिसाइड किया कि मुझे MPA का टिकट देना है, तो मैंने तो माजरत भी की थी। आप तो वज़ीर आला पंजाब भी बनते बनते रह गए। वो तो खैर आई डोंट नो क्यों बात फैली क्या थी उसमें, कोई मेरा सच अपनी कोई किसी किस्म की ना ख्वाहिश थी ना मनूवरिंग थी, तो इसलिए मैं कुछ में क्या देखिए, वो तो सरदार साहब को भी नहीं, बुज़दार साहब को भी नहीं पता था कि वो वज़ीर आला बनेंगे। हाँ, लेकिन एक मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ कि मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि आपको कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए जो आप डिज़र्व ना करते हो। और मैं समझता हूँ कि मेरे कोई इतना स्पेशली एक्सपीरियंस नहीं था और मैं कतन अपने आप को CM बनने का अहल नहीं समझता था। तो अगर वो नाम आ रहा था, हम इसमें तो नाजरीन बात नहीं करते। जो राजा साहब ने किया है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो एक्सपीरियंस तो हमारे वज़ीर आला साहब का भी नहीं था। जब सर पे पड़ती है तो काम हो जाया करते हैं, जिस तरह ये हायर एजुकेशन को बड़े अच्छे अंदाज से निभा रहे हैं।
राजा साहब से एक छोटा सा सवाल जो इनकी आमद हुई पीटीआई में, पंजाब की सियासत में या कौमी सियासत में, राजा साहब आपके मामू राजा रियाज साहब, उनकी वजह से आप पीटीआई में आए या पीटीआई में वो आपकी वजह से आए? नहीं, दोनों बातें नहीं है जी। एक तो मेरे वो चचा भी लगते हैं रिश्ते में और मामू भी रिश्ते में, कज़न है मेरे वालिद और वालिदा दोनों के। सही। और हमारी ओरिजिनली पॉलिटिक्स तो चकवाल में थी हमेशा से, मेरे रहने वाले भी चकवाल के हैं, वो भी और मैं भी, एक ही ख़ानदान है हमारा। तो मेरे दादा जो हैं वो 1927 से 58 तक एमएलए थे, और फिर जो चकवाल की हमारी पॉलिटिक्स है वो मेरे सेकंड कज़न्स हैं, उन्होंने टेक ओवर कर ली जब हमने खुद ही छोड़ी। तो सरदार गुलाम अब्बास खान डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे, मेरे कज़न हैं वो भी, सरदार खिज़र अयाद खान उनसे पहले थे, सरदार अशरफ मेरे पुप्पा थे। तो चकवाल की जो लाइन है वो तो इस तरह थी। जो राजा रियाज हैं उनके वालिद राजा शेर मोहम्मद खान मेरे दादा के छोटे भाई थे। जब वो इंग्लैंड से वापस आए बार एट लॉ करके, तो दादा ने उनको यही बताया कि चकवाल में हम ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं अपनी बिरादरी से कि अब वो टेक ओवर करेंगे। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स लायलपुर जहाँ पे हमारी ज़मीनें थी वहाँ पे जाके शुरू की। राजा साहब, तो उसको वो कर रहे हैं, उसको वो फॉलो करते हैं। तो आप हैं एचिसन की ज़िंदगी और मिनिस्टर की ज़िंदगी के दरमियान की आपकी एक ज़िंदगी है, उस पे हमें थोड़ा सा मेरे नाजरीन को बताइए। मैं बचपन से जी टेक सेवी था, तालीम कंप्यूटर का बड़ा शौक था, प्रोग्रामिंग का भी, हार्डवेयर का भी। तो मैंने यही फैसला किया उस वक्त कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जाए। उस वक्त बिल्कुल ही एक नई फील्ड थी और मैं बचपन से ही इन्वॉल्व था, बहुत अहेड ऑफ टाइम आप कह सकते हैं कि 1982-83 से मैं प्रोग्रामिंग भी कर रहा था, 5, 6, 7 साल की उम्र से, या सॉरी 6, 7th क्लास से। तो वो जो है मेरे लिए आई वाज हेड ऑफ गेम। और यूनिवर्सिटी में भी जाके इवन अमेरिका में मुझे ये फील होता था कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसमें ऑब्वियसली एचिसन कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है कि वो ऐसा इदारा है जो किसी भी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं तो आप कहीं पे अपने आप को पीछे महसूस नहीं करते, बल्कि लीड करता हुआ महसूस करते हैं। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बल्कि टॉप स्टूडेंट्स में, और आई ग्रेजुएटेड विद वेरी टॉप ग्रेड्स। उसके बाद तब तो वैसे ही जॉब मार्केट बहुत बड़ी थी। मैं तो मुलाजमत करना तो नहीं चाहता था, पर फॉर एक्सपीरियंस मैंने सोचा कि कुछ अर्सा मुलाजमत की जाए। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की जो स्टार्टअप थी अमेरिका में। हालांकि मुझे कोई 40 जॉब ऑफर्स थी उन दिनों में, हर एक कोई बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑफर होती थी क्योंकि बूम था, .com अभी शुरू हो रहा था बूम। तो वो कंपनी में भी बड़ी जल्दी मैंने तरक्की कर ली, और क्योंकि वो एक लीडरशिप जो आपकी शायद स्कूलिंग से या फैमिली बैकग्राउंड से आपकी एटीट्यूड में होती हाँ है, वो लीडरशिप थी। तो मैं रुझानात में लीडरशिप, प्रोग्रामर से ज़्यादा जो है मैं वो मैनेजेरियल स्किल्स, उनको प्रोग्रामिंग तो थी लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूँ कि सारा दिन बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठा रहूँ। तो कंपनी को फील हुआ कि मैनेजेरियल स्किल्स ज़्यादा हैं, तो मुझे उन्हें ह्यूमन रिसोर्स लीडरशिप ज़्यादा। यानी यहाँ आने से पहले कंपनी को पता चल गया कि राजा यासिर में लीडरशिप है। जी, वो तो अल्लाह के फजल से आए अपने स्कूल के आखिरी सालों में, और फिर यूनिवर्सिटी में काफ़ी मैं इन्वॉल्व रहा। फिर राजा साहब आपने अमेरिका को खैरबाद कह दिया, एक बड़ी नौकरी को जिसमें आप अरबों कमाते उसको खैरबाद कह दिया। फिर हायर एजुकेशन बाय चॉइस थी या बाय चांस थी? नहीं, मुझे जी जो एजुकेशन में इंटरेस्ट पैदा शुरू से ही था। फ्रैंकली मैं जब इवन स्कूल में था और उसके बाद यूनिवर्सिटी में, तो मैं ऑब्जर्व ज़रूर करता था कि क्या मसाइल हैं एजुकेशन के, और क्यों मुझे यूनिवर्सिटी में फ़ील हुआ कि जो लोग पाकिस्तानी कॉलेजेस से, पाकिस्तानी से तो खैर मैं भी गया था, जो रेगुलर हमारे सिस्टम से पढ़ के गए थे FC कॉलेज से, या तो उनको कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। यानी लोअर मिडिल क्लास की बात आप? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। वो भी यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर है फीस दे के पढ़ रहे थे, तो लोअर मिडिल क्लास तो नहीं थे, लेकिन वो पाकिस्तानी सिस्टम से आ रहे थे। एचिसन वाले और पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, इवन GC वाले, फ़र्क तो है ना राजा साहब क्लास? तो मुझे ये फील हुआ कि वो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ बाकी कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट अंडर ग्रेड में बहुत कम थे, लेकिन उनको काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती थी पढ़ाई में। और जब उनसे ज़ाहिर दोस्त थे, सब गुफ्तगू हुई, तो ये पता चला कि क्योंकि उनका स्कूलिंग सिस्टम में एक रट्टा सिस्टम के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट करके, तो जब वहाँ पे आप अमेरिका जाते हैं या किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्क में, तो वहाँ पे आपको और एकेडमिक स्किल्स चाहिए जो कि आपका शायद आपने IB किया हो या A लेवल किया हो तो ज़्यादा बेहतर पॉलिश होती हैं, जिसमें ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस में उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट है। हर फील्ड में है, आपको क्रिएटिव आप कितने हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, किसी भी फील्ड में हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप क्रिएटिव हो तो आप रास्ता, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, लॉजिक कैसा डेवलप हुआ। कमिटमेंट और मेहनत का इसी तरह कोई रास्ता नहीं रोक सकता जिस तरह दरिया का
जिस तरह दरिया का कोई रास्ता नहीं रोक सकता, तो सारे सब्जेक्ट अहम हैं। राजा साहब, आप पाकिस्तान आ गए, कलमदान मिल गया आपको, हायर एजुकेशन का यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस आपने देखने थे, तो आपको तो ब्यूरोक्रेसी का कोई तजर्बा नहीं था, बिल्कुल ही नहीं यहाँ था। रहे भी नहीं, कभी फेस भी नहीं किया, जिस तरह हमने बतौर उस्ताद किया, बतौर स्टूडेंट किया, बतौर शहरी किया। तो आपको आड़े हाथों लिया या मोहब्बत से लिया ब्यूरोक्रेसी ने? मेरा जी बिल्कुल, एक सिर्फ मेरे कज़न थे शायद राजा साहब, बड़ी अच्छी शोहरत के साथ उन्होंने नौकरी की, वो एक वाहिद मेरी इंस्पायरेशन भी थे, क्योंकि मैं उनसे बचपन में बहुत कुछ सीखा और कॉलेज के दिनों में। तो वाहिद जो शायद मैं किसी को जानता था तो वो उनको जानता था, उनका एक इमेज था तो बड़ा पॉजिटिव इमेज था। आपको कुछ सेक्रेटरी पॉजिटिव इमेज वाला या पॉजिटिव अमल वाला अभी तक मिला? वैसे तो बदलते ही रहते हैं आपके सेक्रेटरी। मैं तो जी अभी तक जितने ब्यूरोक्रेट से मिला हूँ, मुझे तो कतन किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और क्या उन्हें प्रॉब्लम हुई? उन्हें भी चले जाते नहीं, वो भी आप अगर उनसे पूछे, मेरा ख्याल है मैं बड़ी एतमाद से बात कर रहा हूँ कि जितने मेरे सेक्रेटरीज रहे हैं, चाहे 15 रहे हैं 14, हालांकि कुछ तो एक 2 दिन रहे हैं, तो 17 कर ले उनको जितने वो गजनवी के हमले थे उतने 3 सालों वो में एक्चुअली वो जो एक दिन या किसी को इजाफी चार्ज मिला उसको काउंट ना करे ना, तो 5-6 बनते हैं। चलो 15.5-16 फिर भी रह। लेकिन मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ कि उन 16 के 16 या 17 जितने भी नाम बोर्ड पे लिखे हैं, उनसे आप मेरे बारे में खुद ही पूछ लें तो उनको पता चल जाएगा। पूछा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। आपको वो पसंद करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, पसंदीदगी का नाजरीन आलम बड़ा हरदिल अजीज और दिलचस्पी है, तो फिर एरर कहाँ है कि राजा साहब अब तक, वो पंजाबी में कहते हैं ना, 15 सेक्रेटरी हंडा चुके हैं। अगर इनकी शोहरत अच्छी ना होती तो मैं कहता 15 सेक्रेटरी खा चुके हैं। तो अभी मुझे लगता है 5 साल अगर पीटीआई की हुकूमत रहती है तो 30 तो हो जाएंगे। राज साहब 30 करने हैं या थमेगा कहीं काफिला? देखिए जी, ये तो मेरे बस में नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल मैं दूं कि अभी नदीम महबूब साहब बड़े अच्छे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने 21 से 22 में जाना है ऑब्वियसली, तो उनको फेडरल गवर्नमेंट में एक अच्छी ऑफर आई और जाना भी था उन्होंने, क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि 22 में जाना हो तो 1-8 साल फेडरल गवर्नमेंट में होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी वजह से वो गए हैं। साजिद जफर डाल साहब बड़ा अरसा रहे, वो भी सिर्फ इसलिए गए क्योंकि वो 10 साल पंजाब में लगा चुके थे तो उन्होंने जाना था। कुछ रिटायर हो रहे थे, कुछ की तरक्की हो गई, ACS बन गई मैडम इरम बुखारी आपके पास एक इरम बुखारी साहबा ACS बन गई, तो ऑब्वियसली आप उनको तो नहीं कह सकते कि आप ACS क्यों बन गई हैं, तो ये तो आप नहीं कह सकते। कुछ रिटायर हो गए। आपको कोई भी ऐसा मेरे सेक्रेटरी नहीं मिलेंगे जो कि यहाँ से ये राजा साहब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये बताएंगे नहीं कि पता नहीं कौन सी नज़र इनको खा जाती है, जिनके साथ, जिन सेक्रेटरीज के साथ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, हमें अखबार से पता चलता है कि वो रहे नहीं। मैं नाज़रीन राजा साहब के होते हुए इसे कैथारसिस समझ लें या ऐवान बाला तक अपनी बात पहुँचाना चाहें, हम इस्लाहात का बड़ा नाम लेते हैं। मैं इन इस्लाहात में से, जिन्हें ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात कहते हैं, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आप मिनिस्टर को चेकबुक दे दें, मिनिस्टर चेक काट के दे अपने अदारों के। अगर कल को कहीं गलती होगी तो मिनिस्टर साहब खुद पकड़े जाएंगे। नैब है ना, बाकी अदालतें हैं, ये बीच में जो रुकावटों की दौड़ बना देती है और बैरियर बन जाती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वो वहाँ आए बतौर, उन्हें एडिशनल चार्ज मिला, तो फिर उन्हें फिर मिलना था 3 माह बाद। अब 15 रोज ऐसे ही गुजर गए। क्या ये ब्यूरोक्रेसी का तसाहल नहीं? मिनिस्टर साहब से पूछेंगे, उन्हें तो ऑटोमेटिकली उसी चेयर पे 15 दिन का ये गैप आना ही नहीं चाहिए था। तो राजा साहब को ब्यूरोक्रेसी से कोई खदशा नहीं है, या ये फिर उस खदशे की बुनियाद में जो फ्यूचर में हो सकता है, ये कहना नहीं चाहते। लेकिन हम बात बदलते हैं, देखते हैं ये इस पे क्या बात करते हैं, लेकिन वो बात इनकी सुनेंगे वक्फे के बाद। व्यूअर्स, छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक व्यूअर्स। राजा यासिर हुमायूं सरफराज पाकिस्तान की तारीख के एक नामवर और अच्छा काम करने वाले हायर एजुकेशन के मिनिस्टर। बात इनके साथ ब्यूरोक्रेसी की चल रही है। वक्फे से पहले हमने कहा कि हमें बताइएगा कि कौन किसके लिए साजगार है। जी राजा साहब। कि जो प्रॉब्लम है ना सर, वो ये ब्यूरोक्रेसी की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। आपने जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती रही हैं गुज़िश्ता 70 साल में,
उनको बजाय कि रूट लेवल पे उसको सॉल्व करने की बजाय कि करते हम ये है कि एक और लेयर क्रिएट कर देते हैं, तो लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर बनती गई। फॉर एग्जांपल आपकी फ़र्ज़ करें यूनिवर्सिटीज़ अच्छा काम नहीं कर रही, तो आप इनहेरेंट वजह ढूंढेंगे क्यों नहीं काम कर रही। आपने पहले एक इदारा बनाया, फिर दूसरा, अब आपने चेक्स इतने लगा दिए हैं कि पहले PHEC जाएगी, फिर एक्रेडिटेशन कमेटी होएगी, फिर HED होगा, फिर ऊपर लॉ में जाएगा, फिर गवर्नमेंट पे वो कैबिनेट में जाएगा, तो एक प्रोसेस का मतलब स्मूथ रनिंग नहीं रहती। नहीं, स्मूथ नहीं, बहुत ज़्यादा लेयर्स क्रिएट होगी उस वजह से। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने अभी एग्जांपल दिया कि एक वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करनी है, अब वो अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब के ऑफिस तक पहुँचते पहुँचते उसने कोई 6 लेयर से गुजर के जाना है अगर गवर्नर साहब ने करनी है। तो हालांकि ये बड़ा आसान सा तरीका है कि चांसलर को इख्तियार दे दें और डायरेक्टली लोग चांसलर लगा दें अपने सेक्रेटेरिएट के थ्रू। और इसका ठीक करने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर चांसलर ठीक नहीं काम कर रहे तो ये तो हुकूमत का काम है कि सही बंदे को चांसलर लगाएं। तो इसी तरह साहब यहाँ मेरा एक सवाल ले लीजिए, चांसलर साहब से काम नहीं होता था या रुकावटें थी, 18वीं तरमीम आती है, मिनिस्टर को प्रो चांसलर भी कहा जाता है, अब चांसलर भी है प्रो चांसलर भी है, अगर डाक फिर बीच में से रुकती है तो क्या जो मिनिस्टर साहब हैं जो प्रो चांसलर का जिनके पास एक ओहदा बाकायदा मौजूद है जो आईनी है, तो अब अगर चांसलर नहीं करता या चांसलर मुल्क से बाहर है तो ठीक है स्पीकर चांसलर हो जाता है, तो स्पीकर को कायम मकाम गवर्नर तो होना चाहिए। मेरा ख्याल है जो चांसलरी वाला मामला है प्रो चांसलर को ऑटोमेटिकली चांसलर हो जाना चाहिए, क्योंकि बतौर चांसलर तो सिर्फ यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से पाला पड़ेगा ना। तो मैंने अर्ज किया ना कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस का प्रॉब्लम है कि आपने, अगर आप प्रो चांसलर भी हैं तो आपने हर फाइल वैसे भी आगे भेजनी है सर, तो वो फाइल पहुंचते पहुंचते चांसलर ऑफिस में पहले ज़ाहिर है 2 दिन एक महकमे में रहेगी, फिर वो डिलीजेंस करेंगे, काम का लोड ज़्यादा है, फिर कहीं पे बॉटल नेक्स बन जाते हैं कि तमाम फाइल ज़ाहिर है चीफ सेक्रेटरी के पास जानी है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में फंसेंगी। तो ये इश्यूज़ हैं जिनको सॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो मेरा काम नहीं है। सही। राजा साहब, आप एक ज़ीरक मिनिस्टर हैं, कभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आपको कहा आइए हायर एजुकेशन पे बात करते हैं? जी, कई दफ़ा रेगुलर मेरी तो उनसे अगर आप कहें कि व्हाट्सएप पे तो हर दूसरे दिन ही बात होती है, लेकिन खुल के बात करते हैं। हाँ, खुल के जो मर्जी बात करें। होते हैं ब्यूरोक्रेसी के यहाँ पे जो एक माफिया है, प्राइवेट लोगों का सर्विसेज भी देते हैं और भी बड़े मामला आते हैं जो मैं आज की इस डिस्कशन में रखना नहीं चाहता, फिर किसी निशिस्त में सही। तो आपकी आमतौर पे क्या बातें होती हैं, क्या चाहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्या तब्दीली चाहते हैं? ये है कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना आप ये कह सकते हैं कि तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोग बुरे हैं, ना आप सब अच्छे हैं, ना ही तमाम ब्यूरोक्रेट्स बुरे हैं, ना ही तमाम वजीर बुरे हैं। ऐसे नहीं होता, हमारी ये बड़ी एक बुरी कौमी आदत बन चुकी है। लेकिन हमने एजुकेशन को तो बुरा कर दिया। नहीं सर, हमने सर देखें, इशू ये है कि हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में, हर कौम में, हर मजहब में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। राजा साहब, वज़ीर आज़म के हवाले से आप देंगे, वो हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये क्या गिद्दड़ सिंगी है? आपके हलके का कोई बंदा यूनिवर्सिटी बनाना चाहे, आप कहते हैं पूरे प्रोसेस से गुजरे, और हम शाहिद हैं वो गुजरता है। आपका कोई दोस्त कहता है कि आपने यूनिवर्सिटी बनानी है तो पूरा साल साल रगड़ा देते हैं, और कई लोग दाएं बाएं से आते हैं, को इधर से आए उधर से आए, मैं नहीं कहता स्पीकर की तरफ से आए या किसी मेंबर की तरफ से आए, वो ठकाठक अपना यूनिवर्सिटी मंजूर करवा लेते हैं, बिल मंजूर हो जाता है। तो इसके पीछे क्या उनके पास कोई गिद्दड़ सिंगी है जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर को भी पास कर जाती है? देखिए, बात यह है कि कोई कान को, नाक को सीधा ऐसे पकड़े या ऐसे घुमा के पकड़े, पकड़ना तो पड़ता है। तो आपको बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। जो लोग पहले अप्रूव करा रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल से यूनिवर्सिटीज़, और जो कि एक ख़ास हालात हैं इस वक्त पंजाब के जो हुकूमती पार्टी है उसके मुकम्मल मेजॉरिटी नहीं है, और आपको अगर कोई से क्यू लीग का मेंबर है अगर बिल भेजता है तो हम उसको अपोज करना भी चाहें तो शायद उस तरह नहीं कर सकते। फिर हमने ऑब्वियसली बहुत सारे मजबूरियाँ, और फिर नून लीग भी और वो मुख्तलिफ जो है वो कोई भी अपोज नहीं कर रहा होता। तो पहले तो कुछ हुआ इस तरह, लेकिन उसमें बहुत सारी फिर इवेंचुअली आपने ही नोटिफाई करनी है यूनिवर्सिटी, और एक्रेडिटेशन भी आपने ही करनी है। तो हम जो चाहते हैं कि जो पहला काम है वो पहले हो जाए और फिर चार्टर मिले। तो उसके बरक्स अब होगा ये, या हो ये रहा है कि पहले चार्टर ले लिया, बाकी लवाजमात आप पूरे करें, लेकिन सब कुछ पूरा किए बगैर जब तक HEC डिग्री रिकगनाइज नहीं करेगी, आखिरी HEC होती है ना, कि HEC ने रिकगनाइज करना है, तो जब प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, चाहे ऐसे करें या ऐसे करें। तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो गई थी कि डिपार्टमेंट काम रोक लेता है या एक्रेडिटेशन कमेटी रोक लेती है, तो हम शायद बाईपास करा लेंगे। लेकिन अब उनको पता चल जाएगा बहुत जल्द, ये चल चुका होगा कि हायर एजुकेशन कमीशन तो एंड में
उसने आपको अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे तो आपको करेगी ना, आपको अलाउ करेगी, डिग्री को रिकग्नाइज करेगी। और तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो सारा प्रोसेस शुरू किया, क्योंकि एंड में तो हायर एजुकेशन कमीशन नहीं, क्योंकि उनके पास पावर है डिग्री रिकग्नाइज करने की, जो फेडरल महकमा है, तो जब तक उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो अलाउ ही नहीं करते। तो ये जो हमारे पंजाब के मुख्तलिफ महकमे हैं, एक्रेडिटेशन कमेटी है या PHEC है, ये हम सिर्फ ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि इससे पहले कि आपको चार्टर मिले आप ये तमाम लवाजमात पूरे कर चुके हों, और फिर आपको फौरी HEC रिकग्नाइज भी कर लेगी। लेकिन व्यूअर्स, मैं एक आपसे माफ़ी मांग के बात शुरू करूंगा, क्योंकि वोट व्यूअर्स आप देते हैं, असम्बलियों में लोग आपके जाते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो असम्बलियों में पहुँच जाते हैं, हमारे चौधरी साहबान, हमारे लगारी मजारी, राजा साहबान, इनको भी एजुकेशन की ज़रूरत है। और मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं, तो मुझे ये लगा है कि मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं सूबे को एजुकेशन दूं या असम्बलियों को एजुकेशन दूं। राजा साहब, आपने सबकी एजुकेशन एजुकेट सबको करना है, लेकिन मुझे ये बताइए और ऑनेस्टली बताइए, आपका दिल मानता है कि ये जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है, PHEC, ये मैं राजा यासिर हमायूं सरफराज उस शख्सियत से पूछने जा रहा हूं जिसने गाट गाट का पानी पी के अपनी एजुकेशन मुकम्मल की और इतना नाम कमाया, क्या PHEC होनी चाहिए? जी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो हायर एजुकेशन है वो लेके लोग बाहर भी जाते हैं, आपकी डिग्री की इंटरनेशनल रिकग्निशन और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। तो ये एक मुल्की कौमी मसला है, इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट, कौमी मसला है, और इसको 18वीं तरमीम में ये सिर्फ सिंध और पंजाब ने अपने हायर एजुकेशन, ये मेरा ख्याल है कि एक मिस्टेक होगी और मिस्टेक्स को रिवर्ट भी कर लेना चाहिए, करना चाहिए। और गलती हो गई, वो इस्लाहात इसे ही कहते हैं जी, गलती ना कहें। ओवर जेलस होके तो हमने प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनता नहीं। अगर पाकिस्तान एक मुल्क है तो पाकिस्तान का जो ग्रेजुएट है उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, वो एक तरह के स्टैंडर्ड्स पूरे मुल्क के लिए होने चाहिए। और हम हैं एक मुल्क, राइट, वो भी फेडरेशन है, फेडरेशन एक मुल्क है, एक कौम है। तो हमारे जहाँ हम बात करते हैं एक जो है हमारा सिलेबस होना चाहिए, यकसा निज़ाम होना चाहिए सिलेबस का, तो वहाँ मेरे ख्याल में आप दुरुस्त कहते हैं। और जो बानी हमारे HEC के चेयरमैन हैं व्यूअर्स, अताउर रहमान साहब, वो भी मेरे साथ इस पे एग्री करते हैं। मुझे हाई अथॉरिटीज़ में से जो बिग हेड्स हैं उनमें से ये दूसरी शख्सियत राजा साहब मिले हैं जिन्होंने कहा है कि PHEC नहीं होनी चाहिए, और इनके पास बाकायदा दलाइल है। हमारा क्वेश्चन रह गया था कि राजा यासिर हमायूं सरफराज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब आमने सामने बैठते हैं, पंजाब को डिस्कस करते हैं, तो हायर एजुकेशन किस तरह और किन पैराओं में और किन लफ्ज़ों में डिस्कस करते हैं? देखिए, एक चीज़ तो हमारी बड़ी क्लैरिटी है पहले दिन से ही कि हायर एजुकेशन इज़ अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट। ठीक है, लायक लोगों के लिए प्रिविलेज है और जो फिर अफोर्ड कर सकते हैं, दो तरह के लोग। लायक लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अला तालीम देना हुकूमत का काम है, और उसको उस क्वालिटी की एजुकेशन देना जो कि ताकि वो एक्सेप्टेबल हो। तो क्वालिटी प्राइमरी फोकस, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से ही कहा था और मुझे भी पता था कि हमारा प्राइमरी फोकस एक्सेस से ज़्यादा क्वालिटी होना चाहिए। अगर एक्सेस बढ़ाना भी है तो विद क्वालिटी। तो हमने इस पे काम, देखें, आप अपने मुंह से कहते रहें जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, आपको जो टेंजिबल कोई रिजल्ट मिलता है क्वालिटी को मेजर करने का, वो तब मिलता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं इंटरनेशनल रैंकिंग्स में। और ठीक है, रैंकिंग्स पे भी लोग क्वेश्चन मार्क्स उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। राज साहब साबिक एक हमारे HEC के चेयरमैन है, परसों तरसों उन्होंने दी न्यूज़ में लिखा, डॉक्टर जवेद लगारी साहब जी हमारे दूसरे HEC के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कहा रैंकिंग मशकूक है, हम देखते हैं अच्छे अदारे नहीं हैं, लेकिन आज हमारा रैंकिंग टॉपिक नहीं है। जी राजा साहब, तो देखें, वो तो लोग फिर कई लोग तो नाउजुबिल्लाह हदीस पे भी एग्री नहीं करते, तो ये इसलिए इसको छोड़ें इस बात को। आपने हमारे लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो रैंकिंग है, बहरहाल कोई मानता है या नहीं मानता, होनी चाहिए। डाटा बेस के रैंकिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप तो कंप्यूटर साइंसेज की A से Z तक जानते हैं, वो डाटा पे रैंकिंग नहीं होनी चाहिए, सम्राट पे रैंकिंग। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेंजिबल है, किसने कितने पेपर पब्लिश किए, कहाँ पे किए, इम्पैक्ट फैक्टर में किए या नहीं किए, कितने लोगों को कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, बहुत सारी चीज़। किसी ने एक साल में 270 पेपर तो नहीं शाया कर लिए, एक हमने ऐसा प्रोग्राम भी राजा किए, लेकिन कहाँ पे किए। देखें, इम्पैक्ट फैक्टर में करेगा तो और है, ऐसे ही शाया करता रहे बेशक, तो वो एक और बात है, डिपेंड करता है ना किस पेपर में शाया करता है। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं जो आप वज़ीर आज़म हाउस से कभी सिफारिश आई है कि इस यूनिवर्सिटी का बिल जाने दें, इसकी? वज़ीर आज़म साहब की जी अपनी जो ज़ाहिर ज़ाती तो नहीं है, लेकिन उनकी चाइल्ड है, ब्रेन चाइल्ड है, उनकी वजह से बनी नमल यूनिवर्सिटी, पूरा 1.25 साल लगा जी, वो वज़ीर आज़म साहब ने हमारे लिए बनाई। तो वो 1.25 साल लगा जी उसका बिल पास करने में हमें,
और पूरा प्रोसेस से ग्राइंड से हो गया। कभी पीएम साहब ने सिफारिश नहीं की। ज़ाहिर है जो लोग वो चला रहे हैं वो मेरे पास आते ज़रूर हैं कि जनाब इसका तेज़ करा दे। मैंने कहा जिस तरह बाकियों का हो रहा है थोड़ा भी होएगा इंशाल्लाह। राजा साहब, आपको एक एडवांटेज बहरहाल 18वीं तरमीम ने दिया। वो एडवांटेज ये दिया कि आप 2009 के बाद में आने वाली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका जो सिंडिकेट है उसमें बतौर चेयरपर्सन बैठते हैं। यानी आपने उस पूरे प्रोसेस को बड़ा क्लोजली देखा जो साबिक मिनिस्टर्स की किस्मत में नहीं था। तो हम आपसे तवक्को करते हैं आप ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आप बतौर मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चले गए, उनकी बैकबोन तक पहुंच गए, तो ये एडवांटेज तो है। तो बतौर चेयरमैन आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा बतौर चेयरमैन सिंडिकेट ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़? देखिए ये जो 2009 के बाद यूनिवर्सिटीज़ बनी है ना, इनका तो अलमिया ये था कि जैसे वो यतीम नहीं होते कोई, ऐसे इनके हालात थे और कोई पूछने वाला भी तो यतीम खाना खोल दिया ना सर। अब तो कमालिया जैसी तहसील में भी यूनिवर्सिटी वो बात नहीं, अभी रियाज फतेहानी को डर के ठहर जाए, वो आप उस पर बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको इशू बताता हूँ सर। यूनिवर्सिटीज़ बन गई, उनके स्टैचूट्स नहीं बने, उनके कवानीन ज़ाहिर जिसके तहत हायरिंग होनी, जब तक आपके रजिस्ट्रार ट्रेजरर फुल टाइम नहीं आएंगे, फैकल्टी नहीं आएगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही मुकम्मल नहीं है। कुछ का तो हुआ, मतलब ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना है, नून लीग के दौर में बना। जरूरी नहीं कि हर चीज़ गलत, उसका क्रेडिट साबिक वाइस चांसलर को जाता है, जिसको भी जाता है, अतर लेकिन वो महबूब यूनिवर्सिटी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट था। इस पे भी डॉक्टर साहब उस पे बाद में बात करेंगे, पहले इस पे कर लें। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट था, लेकिन बात क्या है कि क्या उनके अंदर जो कंप्लीट था, वीसी का रोल था। मैं जो बात कर रहा था कि स्टैट्यूट्स नहीं थे किसी में भी, तमाम के स्टैट्यूट्स ये हमने, मैं जब पहले तो शुरू में नहीं समझ आई कि स्टैट्यूट्स बनवा के बेचते हैं, वो लॉ डिपार्टमेंट समझ नहीं आई वैसे शुरू तकरीबन 6 माह तकरीबन कि स्टैट्यूट्स हम बना के बेचते हैं सिंडिकेट से, फिर भी जल्दी समझ गए। तो वो लॉ डिपार्टमेंट वापस तो दूसरी दफा मिनिस्ट्री मिलने के बाद लोगों को यूनिवर्सिटीज की समझ नहीं आती थी और हमें कहते थे ऑब्वियसली आप पढ़े लिखे हो, लॉ पढ़ना कौन सा मुश्किल है, आप यूनिवर्सिटी का चार्टर पढ़ लें। बस लॉ पे चलना जरा मुश्किल है। नहीं, चलना भी अगर आप चलना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने उसको यूनिवर्सिटीज़ को ना बाय द बुक चलाना शुरू किया है। लोगों को, कईयों को ये भी फील होता है कि शायद रुकावटें हैं। मैंने वाइस चांसलर जो लगे हैं वो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, अच्छे वाइस चांसलर। अच्छा, वो कहते हैं कि राजा साहब कोई सिफारिश नहीं करते। हाँ, नहीं, मैं नहीं करता। ये अजीब बात, आपको क्योंकि पता है ये पाकिस्तान की एजुकेशन, पंजाब की एजुकेशन या पाकिस्तान की एजुकेशन में या हमारे सिस्टम में एक लतीफ़ा है, अगर कोई कहे जी मिनिस्टर हमें सिफारिश, और सारी दुनिया फिर व्यूअर्स वाइस चांसलर्स को ऐसे देखती है। और ये मैं भी गवाह हूँ, ये नहीं है कि राजा साहब बैठे हैं और इनकी तारीफ़ों तो कुछ हैं, खट्टे मीठे क्वेश्चन हैं, वक्फे के बाद हम इनसे वो भी पूछेंगे। तो मेरा ख्याल है छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद फिर हम हैं, राजा साहब हैं, हायर एजुकेशन है और वज़ीर आला की भी बात करनी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं राजा यासिर, हमायूं सरफराज हैं, ये मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन के। तो आज हमने ज़्यादा नहीं बोलना, उन्हें सुनना है। तो अगर उनके साथ पीएचईसी पे बात हुई, उनके साथ ब्यूरोक्रेसी पे बात हुई, उनके साथ वज़ीर आज़म की ख्वाहिशात और तमन्नाओं पे बात हुई, इनकी ज़ाती तमन्नाओं पे, इनके ख़ानदान पे बात हुई। राजा साहब फेयर जो मिनिस्टर्स हैं उनमें से एक हैं। राजा साहब से ये पूछना है कि आजकल पीएचईसी का चेयरमैन कोई नहीं है, जो था वो 1.6 मिलियन नौकरी पे चला गया, छोड़ गया, प्राइवेट नौकरी के लिए इतने बड़े ओहदे को छोड़ गया। तो अब अगर सेक्रेटरी कायम मकाम चेयरमैन पीएचईसी आता है तो मेरे नज़दीक ज़्यादती है, किसी रुकन को आना चाहिए। लेकिन मुमकिन है राजा साहब के पास बेहतर ऑप्शन हो। क्यों राजा साहब? देखिए, पहले आपसे डिस्कशन हो चुकी कि पीएचईसी का सच कोई बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, जो कि एचईसी ने करना है, असल रोल तो उसी का है ना। वो हुआ सर, अब सिर्फ इतनी बात जो है एक्चुअली जो सीट खाली है, मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कोई मिलनी चाहिए। आप समझते हैं? क्योंकि जो काम हम करवाना चाहते हैं पीएचईसी से वो नहीं हो रहे थे। सही। क्योंकि पीएचईसी अपने आप को बगैर वजह के एचईसी समझना शुरू कर देती है। एचईसी वो है नहीं, तो कहते हैं कि वो कमा चला उसकी चाल अपनी भी भूल गया। तो प्रॉब्लम ये है कि जो काम पंजाब को, हमें डिपार्टमेंट को एक हेल्प चाहिए पीएचईसी से, कुछ टास्क देना चाहते हैं कि ये करें, ये हमें रिजल्ट चाहिए, वो टास्क करवाने के लिए वी वांट समबडी हु एक्चुअली कोई डूअर हो। अगर कुछ अरसा चार्ज हम, और फिर हम लगा देंगे ऑब्वियसली एज सून एज पॉसिबल चेयरमैन,
लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि PHEC को ये पता हो कि हमारा काम है क्या, वो अपने आप को मिनिस्टर ना समझना शुरू कर दें जो चेयरमैन है। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब, चांसलर ऑफिस से और वज़ीर आला ऑफिस से 100% या 80% या 50%, कितने परसेंट मुआवनत मिलती है आपको? देखिए, जो चांसलर साहब हैं, क्योंकि ज़्यादा तो उन्हीं का ताल्लुक है सर, तो चांसलर ऑफिस से तो बहुत 100% ही समझ लें कि उनसे एक एग्रीमेंट हुई थी कि जो वाइस चांसलर लगेगा, जो रजिस्ट्रार लगेगा, वो जो मेरिट पे 1 पे हुआ उसको हम लगाएंगे। वो आप लगा रहे हैं और लगाते हैं, वो कोई एतराज़ भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। सर्च कमेटी को उन्होंने आज तक कभी कोई सिफारिश नहीं की, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, क्योंकि सर्च कमेटी में राजा साहब आप सिफारिश नहीं करते, सर्च कमेटी बराए वाइस चांसलर्स को चांसलर साहब नहीं करते, और हम देखते हैं बीच में ऐसे ऐसे फैसले आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं लगती कि इस बंदा को तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या चेयरमैन या डीन बनाना बड़ा मुश्किल है, आप उसे वाइस चांसलर बना देते हैं। हमने माना कि आपका उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्च कमेटी में गड़बड़ तो नहीं? देखें, आप ना किसी भी परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता सिवाय अल्लाह की ज़ात के। ऑब्वियसली हम, और जब आप किसी पुतले को जज करते हैं तो देखते हैं कि उसके मेजॉरिटी डिसीजंस कैसे हम हैं। कहते हैं जी 70% अगर ठीक हो जाए तो वो बंदा वली अल्लाह है। तो हाँ जी, तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ, मैंने तमाम वाइस चांसलर्स की जब समरीज मेरे पास आती हैं तैनाती की, तो सबसे पहले तो मैं खुद स्टडी करता हूँ उनके CV को। दैट्स गुड। उसके बाद मैं, और क्योंकि मैं सर्च कमेटी को भी जज कर रहा होता हूँ, उनकी मैं पूरे मार्क्स देखता हूँ। अगर 5 मेंबर्स हैं सर्च कमेटी के, तो क्या जो मार्किंग का पैटर्न है वो एक ही है, किसी ने आउट ऑफ द वे मार्क्स तो नहीं दे दिए किसी को। सही। तो ये एक चीज़ हमने स्टडी की है, और एक एक वाइस चांसलर के लिए कोई फाइल जो है कम से कम जो 2, 4, 5 दिन स्टडी करते हैं आगे भेजने से पहले, फिर हम उसका लो डाउन कराते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद वो फाइल आगे मूव होती है, राइट। उसके बावजूद अगर गलती हो जाए, और अगर 10% से 15% गलती हो, यानी कि अगर आपने 20 लगाए हैं तो 2-4 बीच में ठीक नहीं लगे, तो इसका मतलब है कि 80% ठीक है काम। और मैंने क्योंकि खुद एज ए सिंडिकेट हेड भी देख रहा होता हूँ कि वाइस चांसलर्स क्या कर रहे हैं, कान भी मेरे खुले हैं। राजा साहब, हम आपकी नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन हमें यह भी एहसास है आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ज़रा ये 80% को ज़रा 50-50 कर लें, लेकिन छोड़ते हैं। राजा साहब, मुझे ये बताइए कि जब आप यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कभी इन वाइस चांसलर साहबान को कहा है कि चलें आपका एक स्टडी सर्कल करवाते हैं, आप अपने एक्ट्स भी पढ़ लिया करें, जिस तरह 36, 38 और 34 भी शामिल कर लें। ये जो 2003 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके एक्ट की ये शिक्के हैं, वो कहती हैं आप रिसर्च पे जोर दें, और आप अपने लिए खुद ही HEC हैं। तो कभी इस पे बात होती है? 50% वाइस चांसलर क्या करते हैं, एक सोनी अंग्रेज़ी वाला, एक वैसे सोनी जई, और एक वो बंदा जो रजिस्ट्रार इनके अपने हाथ का हो, चौथा उनका ड्राइवर अच्छा हो। इन 4 के मशवरे से चलते हैं, सैकड़ों साइंटिस्ट को पूछते ही नहीं है। कभी इनकी तरबियत साजी पे सर काम किया आपने? मैंने जो अपने सिंडिकेट की मीटिंग्स में देखा कि बहुत सारे वाइस चांसलर साहिबान को मुझे ज़्यादा पता है उनके चार्टर का उनके मुकाबले में, क्योंकि मैं ठीक रो रहा हूँ ना जी। जी। तो फिर मैंने उनको मैंने कहा मैं ठीक रो रहा हूँ, राजा साहब कह रहे हैं जी जी। मैं नहीं राजा साहब, पूरी कौम रो रही है, और आपने इनके आंसू पूछने हैं। तो तहजीब के दायरे में रह के आप उनको समझा सकते हैं कि जनाब ये आपकी बड़ी तहजीब तो पहला करीना है ना जी, मोहब्बत के। तो आपने अपने सब्जेक्ट में जरूर डॉक्टरेट की है, लेकिन यूनिवर्सिटी चलाना और अपने सब्जेक्ट में डॉक्टरेट, लीडरशिप एक अलग, 2 अलग चीज़ें। तो आपको पहले तो चार्टर पढ़ना चाहिए, फिर लीडरशिप स्किल्स पे कोर्सेज करने चाहिए। ऑफ कोर्स आप पहले एकेडमिया में थे, अब आप पहली दफ़ा कोई वाइस चांसलर बना है तो उसको अपने आप को पॉलिश तो करना ही पड़ता है। आप यू ग्रो, वाइस चांसलर का ट्रेनिंग तो हर लेवल पे जरूरी है। हम वाइस चांसलर की ट्रेनिंग्स भी PHEC, आप कहते, मैं भी पहले कहा कि बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन एक काम जरूर कोशिश की उन्होंने करने की कि PHEC ने ना सर वो भी एम ही थी ना करिए। अच्छा, आपने नहीं बस TADA अच्छा मामला था, लेकिन मैंने तो उनकी अपनी ट्रेनिंग की जरूरत थी। आपने मैंने अभी महसूस किया है कि 3 सालों में इंप्रूवमेंट आई है वाइस चांसलर्स की परफॉर्मेंस में। हम मानते हैं जी, हम एग्री करते हैं। सिंडिकेट की मीटिंग्स में 50% आई है। चले कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि मैं फील करता हूँ ना, क्योंकि मैं खुद जो सरकारी वो नुमाइंदे मौजूद होते हैं उनके एतराज़ात भी सुन रहा होता हूँ, जिस तरह वाइस चांसलर डिफेंड करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई 2-3 वाइस चांसलर्स को खुसूसन देख के कि उनकी परफॉर्मेंस में बड़ी मार्केट इंप्रूवमेंट थी। आप बताना पसंद फरमाएंगे? नहीं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि आपका ख्याल है कि जेलसी हो जाएगी लोगों? नहीं, वो अच्छे, मतलब मैं चले एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, बड़ी एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, बड़ी अच्छी खातून है, लायक हैं, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ समझ नहीं थी। क्लर्क माफिया और उसके हाथों में वो शुरू में बड़ी परेशान थी।
तो हमने उनको कहा कि जी आपको हमारे जो डिपार्टमेंट में लायक लोग आपको पता है कुछ मौजूद हैं, किसी किस्म की आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए हो तो हम अवेलेबल हैं। हालांकि ये असूलन उनको PhD से रहनी चाहिए, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट वो भी काम कर रहा है। एक हमारे 2-3 बंदे ऐसे हैं जो कि पूरा वन मैन आर्मी आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो लोग हैं। तो वो उनको एडवाइस करते रहे। और अब मैंने उनकी रिसेंट जो मीटिंग अटेंड की सिंडिकेट की, इंतहाई मुझे खुशी हुई कि एक बड़ी इंप्रूवमेंट थी जिस तरह वो प्रेजेंट कर रहे थे। लॉ कोर्ट, मैं उनको ये कहता हूँ कि जब आपको एजेंडा लेके आते हैं तो साथ पहले कोर्ट करें किस लॉ के तहत लेके आए, और ये सिंडिकेट के पास इख्तियार है करने का नहीं करने का। तो बचकाना हरकतें कई दफ़ा जब फील होती हैं कि जी आपको खुद ही नहीं पता कि ये काम सिंडिकेट ने करना है, आपकी अपनी पावर है, इमरजेंसी पावर थी, यूज़ की है नहीं की, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें उसमें आ रही हैं। मैं आपको बिल्कुल बड़े यकीन से और बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे वाइस चांसलर्स में अक्सरियत की नीयत पे कोई शक नहीं है। मैंने जो उनके एजेंडाज लेके जो मेरे पास पे शक तो है, हाँ उस पे है, तरबियत पे है, नियत पे नहीं। और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। उनको 3 सालों में मुझे इंप्रूवमेंट भी नजर आ गई। दैट्स गुड। तो ये, और ज़ाहिर है मेरे में भी इंप्रूवमेंट हुई ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे 3 साल पहले अलफ बे नहीं पता थी कि एक्ट क्या होता है, क्या लिखा होता है, स्टैट्यूट्स होते क्या हैं। तो अब तो मैंने पढ़े हुए भी हैं, डेवलप भी किए हैं। कौम ये चाहती है कि मिनिस्टर जो है वो दयानतदार हो, रिश्वत ना लेता हो। तो कौम तो फूलों का हार लिए खड़ी होती है। राजा साहब आपके लिए भी खड़ी है, और मैं भी अक्सर ये बातें करता हूँ। और मेरी राजा साहब से जी किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म में 3 साल पे पहली मुलाकात है, क्योंकि मैं ज़रा वो कहते हैं ना बड़बोला हूँ, तो मैं जो अच्छी बात है वो भी कह देता हूँ, जो बुरी बात है वो भी कह देता हूँ। राजा साहब को एक बात कहनी है कि चकवाल बहुत अच्छा वेन्यू है यूनिवर्सिटी के लिए। और आज से 15 साल पहले मैंने नए वक्त में कॉलम लिखा था कोहसार यूनिवर्सिटी मरी के लिए। तो राजा साहब इन 2 यूनिवर्सिटियों से जिनके पौधे आपने लगाए हैं, आप चाहते हैं कि यकीनन ये समर बाहर हों। तो एंड पे मैं अब कोई सवाल नहीं नाज़रीन करूंगा, मैं आप में और राजा साहब के दरमियान नहीं आऊँगा। मुझे ये 2 यूनिवर्सिटियाँ बताने के बाद उनके प्रोग्राम और इनकी ख्वाहिश चाहत क्या है, और ओवरऑल बता दें कि इनको कैसा लग रहा है, इनका पैगाम क्या है वाइस चांसलर, डीन और रिसर्च के लिए। तो इसके बाद मैं खुदा हाफिज़ ही कहूँगा, इसके बीच में राजा साहब ही को सुनते हैं जी। देखिए ऑब्वियसली चकवाल यूनिवर्सिटी तो मेरा अपना भी एक ख्वाब था, और आपने बिल्कुल ठीक बात की कि चकवाल से होना नहीं, ये वजह नहीं है, वो लोकेशन एक ऐसी है नहीं वो बनती कि मोटरवे पे है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट से बड़ा इजीली एक्सेसिबल है, और लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसी जगह एक शहर टोबा है जिसे 2 मोटरवेज लगती हैं। मौसम बहुत बेहतर है चकवाल का, और हर लिहाज से मार्वलस लोकेशन जियोग्राफिकली द बेस्ट। लोग पढ़े लिखे हैं, आपको जो लोकल पाक चकवाली लोग हैं वो सारी दुनिया से अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई कनाडा बैठा है जी, ऐसे ही। तो बहुत एक राइप जगह थी जहाँ पे यूनिवर्सिटी जल्दी पहले बन जानी चाहिए थी बहुत। तो वो अल्लाह के फजल से शुरू हो चुकी है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, एक डेवलपमेंट का काम है। दूसरा जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम मैं समझता हूँ कि बिल्डिंग तो कोई भी CNW ने बनानी होती है, बना लेता है, अच्छी या बुरी। असल इशू ये होता है कि आपके एकेडमिकली वो ग्रो कैसे कर रही है, कौन सा स्टाफ आ रहा है। सबसे बड़ी रुकावट तो स्टैट्यूट्स थी ना, तो अल्लाह की वजह से वो तमाम के बने, और अब वो हायरिंग का प्रोसेस चल रहा है, और जो एप्लीकेशंस की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। कुछ मेरी नज़र से गुजरी हैं, ऑब्वियसली मेरा माइक्रो मैनेज करना मेरा काम तो नहीं है। फिर ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाना किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मैं क्योंकि चकवाल पे तो मेरी डायरेक्ट फोकस है, तो उस पर ट्रांसपेरेंसी को यकीनी, इवन जूनियर लेवल की पोस्ट जो हैं उनमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ मुमकिन नहीं। और क्योंकि मेरा तो अपना हल्का है, तो मेरे पास हर बंदा सिफारिश लेके आता है। आपका हल्का है, लेकिन कहीं भी आप एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो इट्स नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे पास तो पूरा शहर सिफारिश लेके आ जाता है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी बड़ी जरूरी थी कि क्लियर हो कि किसको। राजा साहब व्हाट अबाउट कोहसार यूनिवर्सिटी? अब कोहसार यूनिवर्सिटी का जी जो हमारा बुनियादी मकसद था और है वो ये है कि एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म की यूनिवर्सिटी बनाई जाए। टूरिज्म का शौक भी है, मुझे पर्सनली भी बड़ा इंटरेस्ट था, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बड़ा इंटरेस्ट है, और उसमें हमारा जो फोकस होगा, जो जिस वजह से इंशाल्लाह कोहसार स्कॉटलैंड की किसी यूनिवर्सिटी का मुकाबला करना चाहिए। नहीं, ऑस्ट्रिया साल्जबर्ग यूनिवर्सिटी से मैंने ऑलरेडी कोविड से पहले रब्ता किया था कि मैं ऑस्ट्रिया जाके उनसे कोई टेक्निकल सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करूं। वो अब इंशाल्लाह कंसोर्शियम बनाएं। 1 साल लेट हो गया हूँ हालात की वजह से। पूरा माहौल है जी, होटल हैं, लोग रह सकते हैं, सारा कुछ है, मौसम अच्छा है। पंजाब हाउस की जो बिल्डिंग यूनिवर्सिटी को दी गई वो इसलिए दी गई कि वहाँ पे, क्योंकि मैंने आप जो टॉप क्लास टूरिज्म की यूनिवर्सिटी स्पेशल इंटरेस्ट कि उनकी जो उनके पास फैसिलिटीज़ हैं 5 स्टार, तो हम ये चाहते हैं कि वो एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो पंजाब हाउस में दी जाए स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे पढ़ रहे हों। लेकिन
एक और चीज़ बड़ी अहम है कि टूरिज्म यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाया जाए उसका मकसद ये नहीं कि आपने वेटर्स या शेफ्स पैदा करने, आप टूरिज्म रिसर्च पे जाना। यूनिवर्सिटी ये एक स्कूल में टूरिज्म के और यूनिवर्सिटी में फ़र्क होता है। ये बकायदा एक सनत है। हाँ, ये जिस तरह उसके पास तो अपने इंडस्ट्रियल लिंक हो गया ना, तो हमारे पास तो देखे ना कि जो मुल्क में है एज ए टूरिज्म की डेवलपमेंट है, उसके लिए हमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि कोसार यूनिवर्सिटी वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करे, डॉक्टरेट की डिग्रीज हों, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया की छठी बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में उसका पोटेंशियल भी बहुत है। लेकिन उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, हर लेवल पे, नीचे लेवल पे भी चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे चाहिए, जिसको समझ हो कि टूरिज्म इंडस्ट्री होती क्या है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग ये समझते हैं कि जी ये कोई खूबसूरत साइट है वो आपने खोल दी और लोगों ने आना जाना शुरू करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया, तो ये टूरिज्म नहीं है। आपने कुमराट वैली है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब गए, उसके बाद वहाँ पे अभी आप गंद पड़ा हुआ है, हर तरफ पूरा पाकिस्तान उधर पहुँच जाता है ना, वहाँ पे कोई सफाई का सिस्टम सेट हुआ ना, बिल्डिंग लॉज ज़रूरी हैं, बिल्डिंग्स जो बनती हैं उनकी शक्ल किस तरह होती है। देखिए आप स्विट्जरलैंड में और नॉर्दर्न एरियाज तो खैर अभी शुक्र है ज़रा डेवलप नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान के जो एरियाज डेवलप हुए उनमें स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया में फ़र्क क्या है कि वहाँ की डेवलपमेंट प्लान है। वक्त कम है और आपकी बातें बड़ी स्वीट हैं। 2 मिनट में आप अपने वाइस चांसलर और रिसर्चर से प्लीज़ आपका पैगाम, हमारी ख्वाहिश है जी राजा साहब की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आप तक जाएं, आपकी हम इन तक पहुँचाएंगे, हम तो ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। जी राजा साहब। रिसर्च का फ़ायदा सिर्फ तभी है जब उसकी इंडस्ट्री में यूजेज हो, तो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और मैं समझता हूँ कि उस पर मैं काम नहीं कर सका गुज़श्ता 3 साल। नेक्स्ट 2 ईयर मेरा फोकस ये होगा कि किस तरह लिंक किया जाए इंडस्ट्री को और एकेडमिया को। एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो रिसर्च हो रही है उसका फ़ायदा क्या है, आपने इतने पेपर लिख दिए हैं उनकी कोई यूटिलाइजेशन भी है कहीं पर या नहीं, तो इस पर काम करना है। और वाइस चांसलर से ये मेरी रिक्वेस्ट है, पहले भी रही, जब इंडिविजुअली मिलता हूँ तब भी, कि यूनिवर्सिटी को हुकूमत ने माइक्रो मैनेज नहीं करना होता, सब ऑटोनॉमी की बात करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कायदे कवानीन के मुताबिक यूनिवर्सिटी को चलाएं, जितने मर्जी आप एम्बिशियस हों, आपको चाहिए कि किसी सूरत में जो रिटर्न लॉ है उसको फॉलो किए बगैर आप कोई काम ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपके लिए भी बनते हैं, हमारे लिए भी बनते हैं। चाहे और आपने जिस तरह मैंने अभी पॉलिटिक्स की बात की, चाहे आप पब्लिक गुड के लिए कोई गलत काम कर जाएँ तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको काम हर सूरत में ठीक ही करना है। अगर आपने कामयाब भी होना है तो सीधे रास्ते पे चल के ही कामयाब होना है, आपने शॉर्टकट्स ढूंढ के कामयाबी जो है वो आपको कम से कम आखिरत में कामयाब कभी नहीं करेगी। व्यूअर्स, आई एम वेरी मच हैप्पी किसी मिनिस्टर ने यूनिवर्सिटियों के इंडस्ट्रियल लिंक की बात की, राजा साहब एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करते हैं, इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स की भी बात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर राजा साहब से मिलेंगे, फिर बातें होंगी। वाइस चांसलर्स के हवाले से राजा साहब की ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बहुत आला है। हम वाइस चांसलर से कहते हैं कि वो भी ऑप्टिमिज़म की शाहराह पर ही गामज़न रहे। थैंक यू वेरी मच।